नमस्कार। कभी सोचा है कि जीएसटी का वो कौन सा एक सेक्शन है जो अनजाने में आपके बिजनेस को सबसे ज्यादा कानूनी नोटिस दिलवा सकता है? जी हां, वो है सेक्शन 17, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की दुनिया का सबसे कह सकते हैं उलझा हुआ हिस्सा है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे आप न सिर्फ नोटिस से बच सकते हैं, बल्कि अपने क्रेडिट का पूरा पूरा फायदा भी उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, नियमों में जाने से पहले एक पल के लिए सोचिए। आज की तारीख में भारत में कारोबारियों को जीएसटी नोटिस मिलने की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? क्या वो इनवॉइस मिसमैच है या फिर ई-वे बिल में कोई गलती? आप शायद हैरान होंगे, लेकिन असली वजह कुछ और ही है। और जवाब है सेक्शन 17 को सही ढंग से हैंडल ना करना। जी हां, यही वो सेक्शन है जो आज जीएसटी विवादों का कह सकते हैं एक एपिसेंटर बन गया है। इसकी एक छोटी सी चूक भी बिजनेस पर बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए आज इस गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। देखिए, सेक्शन 17 की जो नींव है वो क्रेडिट को बांटने यानी अपॉर्शनमेंट के सिद्धांत पर टिकी है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले सेक्शन 17(1) और 17(2) के बेसिक रूल्स को देखना होगा। यहीं से ये तय होता है कि आपने जो जीएसटी चुकाया है उस पर आपको कितना क्रेडिट वापस मिलेगा। सेक्शन 17(1) का नियम बहुत सीधा साधा है। अगर आप कोई ऐसी चीज खरीदते हैं जिसका इस्तेमाल आप अपने बिजनेस और पर्सनल काम दोनों के लिए करते हैं, तो आप उस पर दिए गए पूरे जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले सकते। आपको क्रेडिट को बिजनेस और पर्सनल यूज के अनुपात में बांटना ही होगा। चलिए एक लैपटॉप का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए इसका 70% इस्तेमाल ऑफिस के काम के लिए होता है और 30% निजी काम के लिए। तो सिंपल है, आपको चुकाए गए जीएसटी का सिर्फ 70% ही इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी के तौर पर मिलेगा। बाकी का जो 30% है वो आपको छोड़ना होगा। बस यही है क्रेडिट का बंटवारा। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। सेक्शन 17(2) कहता है कि अगर आपका बिजनेस ऐसी चीजें बेचता है जिन पर जीएसटी लगता है यानी टैक्सेबल सप्लाई, और ऐसी भी जिन पर नहीं लगता यानी एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो आपको फिर से अपने कॉमन इनपुट क्रेडिट को बांटना होगा। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रूल 42 में दिया है, पर यह बहुत आसान है। सबसे पहले आप वो कॉमन क्रेडिट निकालिए जो आपकी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों तरह की सप्लाई में यूज हुआ है। फिर आप अपने टोटल टर्नओवर में से टैक्सेबल वाले हिस्से का प्रतिशत निकाल लीजिए। बस उसी प्रतिशत को अपने कॉमन क्रेडिट पर अप्लाई कर दीजिए और आपको आपका एलिजिबल आईटीसी मिल जाएगा। इस स्लाइड पर दिए गए उदाहरण को देखिए। मान लीजिए टोटल टर्नओवर 1 करोड़ है, जिसमें से 80 लाख टैक्सेबल है। अब अगर कॉमन आईटीसी 10 लाख रुपए है, तो आप सिर्फ 80% यानी 8 लाख रुपए ही क्लेम कर सकते हैं। बाकी के 2 लाख रुपए का आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये रिवर्सल टाइम पर करना बहुत जरूरी है। अगर आपने गलती से ज्यादा क्रेडिट इस्तेमाल कर लिया और उसे समय पर वापस नहीं किया, तो आपको सेक्शन 50 के तहत उस रकम पर 18% तक का ब्याज देना पड़ सकता है। ये एक ऐसी गलती है जो सीधे सीधे आपके मुनाफे को खा सकती है। तो अब हम सेक्शन 17 की सबसे खतरनाक गली में एंट्री कर रहे हैं, और वो है सेक्शन 17(5), जिसे ब्लॉक्ड क्रेडिट्स भी कहते हैं। ये वो खर्चे हैं जिन पर आपको 1 रुपए का भी आईटीसी नहीं मिलेगा, चाहे वो आपके बिजनेस के लिए कितने भी जरूरी क्यों ना हो। सबसे कॉमन उदाहरण है मोटर व्हीकल्स का। अगर कंपनी डायरेक्टर के आने जाने के लिए कार खरीदती है, तो उस पर आईटीसी ब्लॉक है। लेकिन अगर वही कार एक ड्राइविंग स्कूल चलाने, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट या फिर आगे बेचने के लिए खरीदी गई है, तो आईटीसी बिल्कुल मिल जाएगा। सारा खेल इस्तेमाल के मकसद का है। इसी तरह ऑफिस में कर्मचारियों के लिए चाय, कॉफी या खाने पीने की चीजों पर आईटीसी ब्लॉक है। लेकिन यहां एक लेकिन है। अगर किसी कानून के तहत, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, आपके लिए कैंटीन चलाना अनिवार्य है, तो उस केटरिंग सर्विस पर चुकाए गए जीएसटी पर आईटीसी मिल सकता है। टैक्स अधिकारी इसे ऑब्लिगेशन टेस्ट कहते हैं। वो बस ये पूछते हैं, क्या ये खर्चा करना आपकी कानूनी मजबूरी है या ये आपकी मर्जी है? अगर कानून आपको ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, तो आईटीसी आपका है। अगर नहीं, तो आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। सिंपल। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन पर, जहां नियम और भी कड़े हैं। आप ऑफिस बिल्डिंग बनाने या उसकी मरम्मत पर आईटीसी नहीं ले सकते। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी राहत है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन सीधे तौर पर प्लांट और मशीनरी की नींव या सपोर्ट के लिए किया गया है, तो उस पर आईटीसी मिल सकता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसके अलावा कुछ और भी खर्चे हैं जिन पर आईटीसी पूरी तरह से ब्लॉक है,
जैसे कि क्लब या जिम की मेंबरशिप, पर्सनल यूज के लिए खरीदा गया सामान, और हाँ, ऐसा स्टॉक जो हो गया, चोरी हो गया या फिर नष्ट हो गया हो। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। अगर आपका कोई स्टॉक आग, बाढ़ या चोरी की वजह से खत्म हो जाता है, तो आपको उस स्टॉक से जुड़ा आईटीसी अनिवार्य रूप से रिवर्स करना ही होगा। इसमें कोई अगर मगर नहीं है। भले ही आपको बीमा कंपनी से पूरा क्लेम मिल जाए, यह आपकी जीएसटी देनदारी को खत्म नहीं करता। तो अब जब हम नियम जान गए हैं, तो असली सवाल यह है कि इन गलतियों से बचें कैसे। आइए एक सीधी सादी एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं जो आपके बिजनेस को सेक्शन 17 के जाल से बचाने में मदद करेगी। सबसे पहले अपने खर्चों की जांच करें। हर गाड़ी के इस्तेमाल का रिकॉर्ड रखिए। कंस्ट्रक्शन के खर्चों में साफ साफ लिखिए कि कौन सा हिस्सा प्लांट और मशीनरी के लिए है, और कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए खुद से पूछिए, क्या ये कानूनी मजबूरी है? अगर जवाब नहीं है तो आईटीसी क्लेम मत कीजिए। दूसरा, अपने सिस्टम को दुरुस्त कीजिए। एक ऐसा प्रोसेस बनाइए जिससे स्टॉक के नुकसान पर आईटीसी तुरंत रिवर्स हो जाए। अगर कोई संपत्ति बिजनेस और पर्सनल दोनों कामों में इस्तेमाल होती है तो उसके बंटवारे का आधार लिखित में रखिए। और सबसे जरूरी, हर महीने रूल 42 के तहत अपना आईटीसी रिवर्सल ठीक से कैलकुलेट कीजिए। तो आखिर में खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आपका बिजनेस सेक्शन 17 की किसी भी जांच के लिए ऑडिट प्रूफ है? देखिए, सही जानकारी और मजबूत प्रोसेस के साथ आप न केवल नोटिस से बचेंगे, बल्कि एक ऐसा बिजनेस बनाएंगे जो हर तरह से मजबूत और कंप्लायंट हो। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कारोबारी को पता होना ही चाहिए।